पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद् विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्द विग्रहम्। हम लोग वेदांत परिभाषा का विचार कर रहे थे। वेदांत परिभाषा का विचार करते हुए हम लोगों ने प्रथम जो खंड है उसका विचार किया है। यहाँ पर देखा कि कार्य का नाश दो प्रकार का कहा गया, एक लय रूप नाश और द्वितीय आत्यंतिक नाश। उपादान के सहित कार्य का जो नाश होता है उसको आत्यंतिक नाश कहते हैं, और उपादान विद्यमान होने पर ही कार्य का जो नाश होता है वह लय रूप नाश है। यह बताया गया। यहाँ पर जो सर्प की निवृत्ति होती है, दो अलग अलग मत है, भामतीकार जी का मत और विवरणकार जी का मत। एक के मत में आत्यंतिक निवृत्ति, क्योंकि भामतीकार मूल अध्याय का अज्ञान का ही परिणाम मानते हैं, और ये तूल अज्ञान भी वो वर्णकार मानते हैं। तूल अज्ञान का घट के ज्ञान के बाद नाश हो जाता है, इसलिए तूल अज्ञान के निवृत्ति के द्वारा जो अर्थात शुक्त व छिन्न चैतन्यनिष्ठ जो तूल अज्ञान, उसके निवृत्ति के बाद जो रूप्य की निवृत्ति होती है वह आत्यंतिक निवृत्ति विवरणकार जी के मत में, और भामतीकार जी के मत में वह लय रूप निवृत्ति होती है। यह उनका कथन है। यही था ना विचार। अब हम आगे कहाँ विषय चल रहा है? यही है। श्याम घट इत्यादि तीर्थभूत पूर्वपक्ष वदति ननु शुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समये प्रातिभासिकत्वाभ्युपगमे न इदं रजतम् इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानं न स्यात् यदा अयम् अभवत्। परिच्छेद उक्तं शुक्तौ यदा रजतस्य प्रतीतिर्भवति, शुक्ति में रजत का ज्ञान होता है, उसी काल में प्रातिभासिकत्वाभ्युपगमे है ना, उसको प्रातिभाषिक मानने पर नेदम रजतम जो बाद में ज्ञान होता है वह तीनों कालों के निषेध का ज्ञान नहीं होगा, किंतु ऐसा ज्ञान होना चाहिए इदानीम इदम न रजतम इति, अब यह रजत नहीं, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तो कभी भी रजत नहीं था ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे पहले लाल घट कौन सा था? जैसे पहला शाम था घट, लेकिन बाद में क्या कहते हैं हम, जब लाल घट बन गया तो कहते इदानीम शामो घट है ना, ये शाम घट नहीं, अब ये काला घट नहीं रहा। बस
भर्जन करने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है। उसी तरह पहले रजत दिखा था प्रतिभास काल में, बाद में रजत की निवृत्ति हो गई, तो अब रजत नहीं है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए था, है ना। ये त्रैकालिक निषेध बरोबर नहीं है। तो सिद्धांत कहते हैं आपका ठीक नहीं है। अरे नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव निषेध विषय निषेधधि विषय। कहते रजतत्वावच्छिन्न सकल रजत का अभाव यही निषेध का विषय नहीं है। रजतत्वावच्छिन्न अर्थात सकल रजत, रजतत्वावच्छिन्न रजत अर्थात यत्किंचित रजत, पारमार्थिक व्यवहारिक सब कुछ रजत, यह रजतत्वावच्छिन्न रजत का अभाव यहाँ पर नहीं बताया जाता। फिर क्या कहते हैं, यही निषेध का विषय, निषेध ज्ञान का, निषेध बुद्धि का विषय सकल रजत नहीं है। यह त्रैकालिक निषेध जो बताया, इस त्रैकालिक रजत का जो निषेध का, तीनों कालों में यहाँ पर रजत नहीं है। ये रजत का जो निषेध किया तो सकल रजत का निषेध नहीं है। फिर कौन सा रजत यहाँ पर तीनों कालों में नहीं है। कहते हैं लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता, ये जो अभाव है ना, लौकिक पारमार्थिक अर्थात व्यवहारिक जो रजत है और व्यवहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत नहीं, ये हम कहते हैं। कभी भी यहाँ पर व्यवहारिकत्वावच्छिन्न रजत नहीं था, यह हमारा बताने का तात्पर्य है। था क्या, पहले जब रजत की प्रतीति नहीं हुई तब सुक्ति में व्यवहारिक रजत था, बोलिए। प्रतीति काल में व्यवहारिक रजत आया और बाद में व्यवहारिक रजत है, तो व्यवहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत नहीं है। यही हमारे निषेध का विषय है। प्रातिभाषिक रजत नहीं था, ये हम नहीं कहते। प्रातिभाषिक तो था, इसलिए तो प्रातिभाषिक की उत्पत्ति के लिए इतना झमेला कर दिया कि इसका ये परिणाम, उसका वो परिणाम। प्रातिभाषिक रजत तो मानते हैं वहाँ पर, लेकिन वह व्यवहारिक नहीं था, उसका व्यवहारिक रूप से निषेध किया गया है। क्योंकि व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये माना जाता है। आपको पहले भी बताया था, व्यधिकरण जैसे घट में पटत्व है क्या, पटत्व रूप से पट यहाँ है क्या अपने पास, नहीं है। पटत्व रूप से पट ये क्या यहाँ पर है विद्यमान, सो रहे हो का, है ना। पटत्व रूप से पट यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन घटत्व रूप से पट हमारे पास है क्या, घटत्व रूप से पट का अत्यंत अभाव है। कहीं पर भी जगत में घटत्व न पट नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं है। पट में पटत्व रहेगा, घटत्व नहीं रहेगा। इसलिए व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव केवल अन्वयी होता है, सभी जगह पर यह अभाव रहता है। तब पुनः पूर्व पक्ष का तो ये समाधान दिया ना, अर्थात व्यवहारिक निषेध, ये जो निषेध है ना, निषेध बुद्धि का विषय व्यवहारिक रजत है, ये बताया। तब पूर्व पक्ष कहता है ननु प्रातिभाषिके रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा। कहते पूछ रहा है वो कि आपको इस प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हो गया था कि नहीं ज्ञान हुआ था। जो व्यवहारिक पारमार्थिक बताया ना, वही पारमार्थिकत्व व्यवहारिकत्व इसका ज्ञान इस रजत में हुआ था कि नहीं हुआ था, उसने पूछा। अनवगमे, यदि आपको पारमार्थिकत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ तो उसका निषेध कैसे करेंगे, क्योंकि जो जो निषेध होता है वह प्रतियोगी के ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो कहते प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात अभाव प्रत्यक्षानुपत्ति ही। कहते हैं प्रतियोगी तावच्छेदकावच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात,
क्या रजतत्व ज्ञानाभावात, जैसे आपको घट का ज्ञान नहीं हुआ पहले कभी, तो आप घट का निषेध करोगे क्या? आपको अमेरिका की एक दो चीज पता नहीं है, सभी चीजें पता है क्या? बहुत सी चीजें हमारे भारत की भी पता नहीं है। हाँ, मेरे पास मैंने एक हाथ में एक चीज पकड़ी हुई है, ये बताओ, अब मैंने पकड़ ली और उसको छोड़ भी दिया। हाँ, पकड़ी और छोड़ दिया, अब मेरे हाथ में क्या नहीं है? हाँ, पकड़ी थी क्या चीज है? क्या चीज है ना? अर्थात निषेध करने के लिए उसका पहले ज्ञान होना चाहिए। मैंने पकड़ी ये तो बताया आपको, लेकिन मैंने पकड़ी कि नहीं पकड़ी ये आप क्या निषेध करोगे? इनके हाथ में ये नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है कोई चीज, ये भी आपको पता नहीं, तो इनके हाथों में ये चीज नहीं है, ये कैसे पता हो गया? हाँ, अर्थात किसी का भी निषेध करने के पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और हमको व्यवहारिक रजत का ज्ञान नहीं हुआ, व्यवहारिक रजतत्व का शुक्ति में ज्ञान नहीं हुआ, तो उसका हम निषेध कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कभी भी निषेधम प्रति प्रतियोगिन अज्ञानं कारणम, क्या नियम है? लिख कर रखना चाहिए। निषेध के प्रति प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। निषेध करना है, जिसका निषेध करना है उसका ज्ञान अपेक्षित है। प्रतियोगिता व छेदका व छिन्न अर्थात प्रतियोगी, प्रतियोगिता व छेदका व छिन्न अर्थात प्रतियोगी। प्रतियोगी कौन? रजतत्व। जो ज्ञान रजतत्व के ज्ञान का अभाव होने से रजतत्व का ही ज्ञान नहीं है, तो उसका अभाव का प्रत्यक्ष भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान होगा तो उसके अभाव का ज्ञान हो जाएगा। उसका ही नहीं है तो उसके अभाव का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा। ठीक है ना? अवगमे अपरोक्षावभासस्य। अब देखिए आपको क्या होगा कि रजतत्व का, व्यवहारिक रजतत्व का ज्ञान आगे हो गया। यदि हो जाने पर अपरोक्षावभासस्य, अब उसका अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि नहीं? व्यवहारिक ज्ञान हो गया रजतत्व का। किसमें? आगे के शुक्ति में। किसका ज्ञान हो गया? हाँ, रजतत्व का। कैसा ज्ञान हो गया? व्यवहारिक के प्रातिभाषिक। हाँ, कैसा माना? व्यवहारिक मानेंगे। आप लोग ऐसे सोकर टाइट बैठो ना, फिर मैं क्या दोनों विकल्प भी आपको ध्यान नहीं आया, तुरंत मुख छुपा करके ऐसे बैठ रहे नीचे। कौन कौन से विकल्प किए पूर्व पक्ष ने? ये इसमें पारमार्थिकत्व अर्थात व्यवहारिकत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये कहता ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान नहीं हुआ तो उसका निषेध क्या करोगे? दूसरा क्या विकल्प है? हाँ, व्यवहारिकत्व का ज्ञान अर्थात व्यवहारिक रजतत्व का ज्ञान बोला करो। ऐसे आप क्या मुख में बोलने लगे, चुकता है क्या बोलते? दो ही तो है, एक नहीं हुआ और एक हुआ। आप नहीं हुआ भी नहीं बोल सकते, हुआ भी नहीं बोल सकते हो। आदमी को ना आज्ञा एकाग्रता से सुनिए। कहते हैं कि अवगमे अर्थात ज्ञान होने पर। किसका? हाँ, किसका ज्ञान होने पर? कौन से रजतत्व का? हाँ, अरे वाह, शुक्ति में रजत है। शुक्ति में हमने कभी रजत देखा ही नहीं। शुक्ति में रजत तो होता ही नहीं। फिर आपको क्या जो बोला है वो प्रश्न उत्तर देखना चाहिए ना। पारमार्थिकत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान अर्थात पारमार्थिक रजतत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो पारमार्थिक रजतत्व का निषेध नहीं कर सकते, उसके अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और बोलते हुआ तो किसका ज्ञान हुआ? किसका? पारमार्थिक रजतत्व का ज्ञान हुआ।
ये आप लोग इतना ही बोल नहीं सकते हो। किसका ज्ञान हुआ? पारमार्थिक पारमार्थिक रजतत्व का ज्ञान हुआ। ऐसा अवगमे अर्थात ये ज्ञान मानने पर अर्थात पारमार्थिक रजतत्व का ज्ञान स्वीकार करने पर अपरोक्षाभासस्य अपरोक्त तत्कालीन विषय सत्ता नियम तत्वात् जिसका अपरोक्ष ज्ञान होता है उसको उस काल में अपरोक्ष ज्ञान काल में उसकी सत्ता मानी जाती है। तत्कालीन तत्कालीन अर्थात अपरोक्ष ज्ञान कालीन विषय सत्ता नियतत्वात् विषय की सत्ता नित्य मानी जाती है। तो रजते पारमार्थिकत्वम अपि अनिर्वचनीयम रजतवद एव उत्पन्नमिति है ना। रजत में पारमार्थिकत्व भी है ना। पारमार्थिकत्वमत्वम अपि जो पारमार्थिकत्वत्व है वो भी अनिर्वचनीय उत्पन्न हो गया है। रजतवद एव रजत की तरह यह भी उत्पन्न हो गया है। ऐसे यदि मानोगे तो तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्ना भावः तस्मिन् कथम वर्तते। तो कहते हैं तदवच्छिन्न रजत सत्वे तदवच्छिन्न कर दे गया तत् पारमार्थिकत्व तदवच्छिन्न रजत सत्वे पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत के सत्व में तदवच्छिन्नाव भावः अर्थात रजतत्वावच्छिन्न का अभाव कैसे मिलेगा? अरे जिसका आपको ज्ञान हो गया उसमें ज्ञान हो गया तो उसका अभाव रहेगा क्या? रजत पारमार्थिक रजतत्वावच्छिन्न का ज्ञान आपको रजत में हो गया, आगे के शुक्ति में ज्ञान हो गया तो वहां पर पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत तत्व का अभाव नहीं होगा। एक भाव होगा नहीं तो अभाव होगा। घर में घड़ा है यह कहने के बाद घर में घड़ा नहीं है ये कैसे सिद्ध होगा? क्या बोलेगा भी नहीं है तो पहले था ना। तो तीनों कालों में हमारे घर में घड़ा नहीं है ऐसे कैसे कहोगे? अर्थात रजतत्वावच्छिन्न का जहाँ पर भाव होगा तो वहां पर रजतत्वावच्छिन्न के अभाव का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। एक कहते हैं कि तदवच्छिन्न रजत सत्वे पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत का अस्तित्व होने पर तदवच्छिन्ना भाव रजत पारमार्थिक रजतत्वावच्छिन्न रजत का अभाव सिद्ध उस जगह पर उसी शुक्ति आदि पदार्थ में कैसे हो सकेगा? अर्थात हो नहीं सकेगा। इसलिए ये आपने जो कहा था तीनों रजतम न अर्थात तीनों काल में रजत नहीं है, त्रैकालिक निषेध प्रतियोगी रजत है, यह आपका मानना ठीक नहीं यह पूर्व पक्ष कहता है। तो सिद्धांति कहते हैं सुनो पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य ये पारमार्थिकत्व किसमें? अधिष्ठान कौन है शुक्ति का? रजत। अरे वाह मुझे यानी हम क्या बोले आपको शुक्ति का अधिष्ठान क्या है तो आप लोग रजत करो। शुक्ति का अधिष्ठान बताना हो तो क्या बताओगे? हर चैतन्य। अब ये क्या शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, इसमें और थोड़े जानना पड़ता है। ठीक, तो दूसरा बताओ रजत का अधिष्ठान क्या है? शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य। जड़ जड़ का अधिष्ठान नहीं होता। कौन अधिष्ठान है? किसका? रजत का अधिष्ठान है। तो कहते हैं कि पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठ से, और पारमार्थिकत्व किसमें है? वास्तविकत्व अधिष्ठान में है। पारमार्थिकत्वस्य क्यों निष्ठ से? अधिष्ठान निष्ठ से। सद्रूपता किसमें होती है? अधिष्ठान की सद्रूपता है। पारमार्थिकत्व जो अधिष्ठान में रहने वाला पारमार्थिकत्व उसका ही रजते प्रतिभास संभवेन अधिष्ठान की प्रतिभास प्रतीति रजत में
संभव हो जाने से रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्वोत्पत्त्यनभ्युपगमात हमने रजत में एक दूसरी पारमार्थकत्व की उत्पत्ति नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर संसर्गाध्यास होता है, संबंध हो जाता है बस। चैतन्य निष्ठ जो पारमार्थिकत्व है उसका अनुभव रजत में आता है, इसलिए रजत में हम लोग नूतन पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति नहीं मानते। ये लिखा रजत निष्ठ पारमार्थिकत्वोत्पत्त्यनुभ्युपगमात, रजत में विद्यमान रहने वाले पारमार्थिकत्व के उत्पत्ति का अनभ्युपगम अर्थात अस्वीकार होने से, यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिको वस्तुत्पत्तेः अंगीकारात्। यत्र यत्र अर्थात जहाँ पर आरोप्यम असन्निकृष्टम, जहाँ पर आरोप है, जहाँ पर आरोप करना है ना, क्या आरोप किया जाता है, आरोप करने योग्य पदार्थ जहाँ पर असन्निकृष्ट रहता है, क्या लिखा है, अर्थात दूर रहता है, वहां पर ही प्रातिभासिक वस्तु के उत्पत्ति का स्वीकार करते हैं। जहाँ पर क्या बोले हम, जहाँ पर आरोप्य समीप नहीं होता वहाँ पर ही प्रातिभासिक वस्तु के उत्पत्ति का अंगीकार करते हैं, अन्यथा प्रातिभासिक वस्तु के उत्पत्ति का अंगीकार नहीं करते। अतएव इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुम लौहित्यस्य स्फटिके बाण संभवात न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति। जैसे उदाहरण दिया, यहाँ पर एक लाल कपड़ा रखा और वहाँ पर एक स्फटिक रखा, नजदीक नजदीक ऐसे समीप समीप रखा, तो क्या होता है, वहाँ पर स्फटिक में जो लौहित्य की प्रतीति होती है वो अनिर्वचनीय नहीं मानी जाती। अब वहाँ पर समीप का प्रकाश पड़कर उसमें लौहित्य लाल दिखने लगा तो अनूतन एक लालिमा उत्पन्न हो गई, ऐसे नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो समीप वस्त्र है उसका साक्षात आभास पड़ता है। वहां पर एक क्या बोलते हो, दे ना, संसर्ग होकर अन्यथा ख्याति समझो, यही मानी जाती है। अतएव इंद्रिय सन्निकृष्टतया, इंद्रिय के सन्निकृष्ट होने से, समीप नेत्र इंद्रिय गोचर होने से, जपा कुसुमगत लौहित्यस्य, जपा कुसुम अर्थात जास्वंद, यहाँ पुष्प है ना, है ना, जपा कुसुम के जो लौहिता रक्तिमा है उस लौहित्य का स्फटिक बाण संभवात, स्फटिक में बाण संभव होने से न स्फटिक अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति, स्फटिक में अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति नहीं मानी जाती। ये सिद्धांति ने कहा। तो सिद्धांति कहता है, महाराज कहता है, नीचे टीका देखो ना, संख्या कहते हैं, ननु यत्र जपाकुसम ननु यत्र सन्निकृष्टम अपि जपाकुसम हस्तादि द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम अपि तत्र स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति अंगीकार्या। कहते अरे जहाँ पर जपा कुसुम नजदीक है लेकिन कोई भी ऐसा द्रव्य हमने ऐसा हस्तादि हो, कुछ भी हो, इन्होंने ऐसा इधर स्फटिक और इधर जपा कुसुम, यदि उसको व्यवधान युक्त होंगे, हस्तादि द्रव्यों के द्वारा व्यवधान होने पर
ऐसे जगह पर भी तो हमको नूतन लौहित्य की उत्पत्ति माननी चाहिए। तो ये इसी शंका कर रहे हैं मूल में। ननु एवं यत्र जपाकुसुम द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम, जहाँ पर जपाकुसुम जाशवंत दूसरे द्रव्य के व्यवधान से असन्निकृष्ट होता है, समीप नहीं होता, तत्र लौहित्य प्रतीत्या, वहाँ पर लौहित्य की प्रतीति होने पर प्रातिभाषिक लौह्यतम स्वीक्रियताम, वहाँ पर प्रातिभाषिक लालिता है, रक्तता है, उसको मानो ना। तो सिद्धांति कहते हैं न, अरे इष्टत्वात्, हम वहाँ पर मानते हैं, जहाँ पर व्यवधान नहीं है ना वहाँ पर हम अन्यथा ख्याति मानेंगे, लेकिन जहाँ पर व्यवधान है वहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, वहाँ पर नूतन हमको अनिर्वचनीय जपा कुसुम की उत्पत्ति माननी पड़ती। एवं प्रत्यक्ष ब्रह्मांतरेषु अपि प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अनुगमः, इसी तरह प्रत्यक्ष के जो ब्रह्म आदि है उसमें भी प्रत्यक्ष के सामान्य लक्षण का अन्वय अनुगम होता है। इसलिए यथार्थ प्रत्यय लक्षण सद्भावश्च प्रदर्शनीय, यथार्थ प्रत्यय के लक्षण का सद्भाव यह प्रदर्शित करना चाहिए। एक मिनट। उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम, उक्तम अर्थात बताया हुआ प्रत्यक्ष दूसरे प्रकार से दो प्रकार का हो जाता है। क्या क्या प्रकार है इसके? कहते हैं कि इंद्रिय जन्यत्वम जन्यम तद अजन्यम, इंद्रिय जन्यम तद अजन्यम चाहिए। प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, एक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष और इंद्रियाजन्य प्रत्यक्ष। तत्र इंद्रियाजन्यम सुखादि प्रत्यक्ष, इंद्रिय से अजन्य प्रत्यक्ष क्या हो गया? सुखादियों का प्रत्यक्ष। मनस इंद्रियत्व निराकरणात्, क्योंकि मन इंद्रिय नहीं है यह हमने बताया, इसलिए इंद्रियाजन्य मानना पड़ेगा सुखादि का प्रत्यक्ष को। और पर इंद्रिय कितने हैं? कहते इंद्रियानि पंच, इंद्रिय कितने हैं? 5। कौन कौन थे? घ्राण रसन चक्षु श्रोत्र त्वगात्मकानि। बोलो कौन कौन सी? घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, है ना, चक्षुरेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। इस प्रकार की 5 इंद्रियां है। सर्वाणि च इंद्रियाणि स्वस्व विषय संयुक्तानि एव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयन्ति, जितने भी विषय है वे इंद्रियां अपने अपने विषय से संबंधित होकर ही ज्ञान को विषय स्व विषयक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, स्व विषय को ग्रहण करते हैं, उनके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। तत्र घ्राण त्वगिन्द्रियाणि स्वस्थान स्थितानि एव गंध स्पर्शोपलम्भान जनयन्ति। कहते इसमें 2 इंद्रियां ऐसी है बाहर नहीं जाती, जैसे त्वगिन्द्रिय। त्वगिन्द्रिय अब यहाँ पर ये डब्बा है, ऐसा पकड़ कर रखा, त्वगिन्द्रिय आकर इस डब्बे को नहीं जानेगी। घ्राणेन्द्रिय है यहाँ पर गंध, ये घ्राणेन्द्रिय सुगंध तक जाकर उसको ग्रहण नहीं करेगी, सुगंध के यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। इसलिए घ्राणेन्द्रिय और त्वगेन्द्रिय ये दोनों भी इंद्रिय अपने स्थान, हाँ एक रसनेन्द्रिय, घ्राण रसनेन्द्रिय और त्वगेन्द्रिय, ये जो 3 इंद्रियां हैं वो अपने स्थान में रहकर ही अपने अपने विषय को ग्रहण कर लेती है, अपने अपने विषय के ज्ञान को उत्पन्न करती है। कहा कि घ्राण रसन त्वगिन्द्रियाणि स्वस्थान स्थितानि एव गंध स्पर्श रस स्पर्शोपलम्बान जनयन्ति, गंध रस और स्पर्श के ज्ञान को उत्पन्न कर दिए। और चक्ष और श्रोत्रेन्द्रिय तो स्वतएव विषयम देशम गत्वा स्वस्व विषयम गृह्णीतः, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय स्वयं ही अपने अपने देश पर जाएंगे, विषय देश पर जा करके उन विषयों को ग्रहण करती है। श्रोत्र से आप एक चक्षुरादिवत
परिच्छिन्नतया वीर्यादि देश गमन संभवात। कहते कि श्रोत्र भी चक्षुरादि जैसे बाहर जाते हैं ना, वैसे ही श्रोत्र भी परिच्छिन्न होने के कारण वीर्यादि देशों तक वह जा सकता है, क्योंकि वेदांत मत में श्रोत्रेंद्रिय अर्थात षष्कुल्यवच्छिन्ना का श्रोत्र नहीं कहते। न्याय मत में है एक श्रोत्रेंद्रिय, वेदांत मत में चक्षुरेंद्रिय की तरह अलग एक श्रोत्र ही, यानी श्रोत्रेंद्रिय अलग है। इसलिए यह भी वीर्यादि देश तक जा सकता है। अतएव अनुभव भेरी शब्दों है ना मया आश्रित है, इसलिए अनुभव होता है कि भेरी नगाड़ा दंग दंग है ना, बजाते है ना, यह आता है ना भेरी, इसलिए मैंने भेरी के शब्दों को सुना। इति विचितरंग आदि न्याय न, इस तरह विचितरंग न्याय से कर्ण शष्कुली प्रदेशे, कर्ण शष्कुली के प्रदेश में अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरवम, अनंत शब्द के उत्पत्ति के विषय कल्पना का गौरव होगा। भेरी शब्दों मया श्रुत इति प्रत्यक्षस्य ब्रह्मत्व कल्पना गौरवम, भेरी शब्दों को मैंने सुना है ना, ये जो प्रत्यक्ष है ना, उसको ब्रह्मत्व कल्पना करने का भी गौरव हो जाएगा। इसलिए यदि तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, इसलिए अब विचित्रंगादि न्याय ने कर्ण शष्कुली प्रदेश में अनंत शब्द हम उत्पत्ति मानेंगे तो कल्पना करनी पड़ेगी ना, और भेरी शब्द मैंने सुना, इस प्रत्यक्ष को भी ब्रह्म मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए इस तरह से अभी तक प्रत्यक्ष का निरूपण किया गया। इतना ही प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, बाकी अब अनुमान प्रमाण आएगा, उसके बाद में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।